किसान साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आज हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे कि दुधारू पशुओं की सर्दियों में किस प्रकार से रखरखाव रखना चाहिए। इस विषय के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र कसवा। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पशु चिकित्सक श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर से। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार किसान साथियों। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, तो हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं जिनके पास में दुधारू पशु हैं, वो किस प्रकार से अपने पशुओं का सर्दियों में रखरखाव रखें। क्या उनके आवास की प्रबंधन होनी चाहिए? सर्दियों के मौसम में किसान भाइयों को दुधारू जो भी उनके पशु है उनके रखरखाव में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है दुधारू पशुओं के लिए स्वर्ण काल की तरह होता है। उसके अंदर दूध का जो उत्पादन है वो अधिक होता है, तो उन्हें सर्दियों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं किसान भाइयों को अपनानी चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से किसान भाइयों को अपने पशु को खुले बाड़े के अंदर नहीं बांधना चाहिए। जो पशुशाला है उसके दरवाजे तथा खिड़कियों को जूट की बनी हुई बोरी की जो टाट है या पर्दे हैं उनसे ढक देना चाहिए, जिससे आने वाली सीधी ठंडी हवाएं जो पशु है उनसे ना टकरा सके और उनका जो शारीरिक तापमान है उसको कम ना कर सके। इसके अलावा जैसे पशुशाला का फर्श है वो साफ़ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई नमी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें नमी की कोई भी संभावना है तो उसके ऊपर बिछावने के तौर पे पुआल भूसा है वो डाल सकते हैं, जिससे कि जो उसके फर्श का कम तापमान है वो पशु को प्रभावित ना करे। इसके अलावा नियमित अंतराल पर पशुशाला है उसकी सफाई करनी चाहिए। गोबर तथा दूसरा अन्य ठोस पदार्थ है दिन में 2 या 3 बार हटा देनी चाहिए। उसके अलावा पशुशाला का जो फर्श है वो थोड़ा ढलान वाला होना चाहिए, जिससे जो पशु है वो मूत्र का उत्सर्जन करे, उसका निकास आसानी से हो सके। इसके अलावा पशुशाला में बने हुए रोशनदान हैं उनको पूर्ण रूप से नहीं ढकना चाहिए, जिससे कि पशुशाला के अंदर हवा का संचार है वो होता रहे। सूर्य उदय के समय पशुशाला के लगे हुए पर्दे हैं उनको उठा देना चाहिए, जैसे अच्छी धूप आए पशुओं को बाहर पशुशाला से निकालना चाहिए। अच्छी खुली धूप में पशुओं को पशुशाला से बाहर बांधना चाहिए और शाम के समय जैसे ही सूर्योदय से पूर्व ही पशुओं को पशुशाला के अंदर पुनः बांध देना चाहिए। पशुशाला की नियमित अंतराल पे सफाई करनी चाहिए। हो सके तो सप्ताह में कम से कम एक बार चूने का छिड़काव अवश्य करना चाहिए, जिससे विभिन्न प्रकार के बाह्य परजीवी हैं उनके पनपने का खतरा है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा सप्ताह में एक बार फिनाइल के घोल से पशुशाला के फर्श और पशुशाला की दीवारें हैं उनको साफ करना चाहिए। जी भूपेंद्र जी, ये आपने बहुत अच्छी व्यवस्था बताई कि उनकी ना आप जैसे सूर्योदय होता है तो आपको जो रोशनदान है उनको खोल देना चाहिए, ताकि जो धूप है जो बिल्कुल पशुओं पर आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि ये तो बात हुई उनकी आवास प्रबंधन की, अगर हम बात करें कि पोषण व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, वो हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए। मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि सर्दी के मौसम में पोषण प्रबंधन बहुत ही एक अहम पहलू है, क्योंकि सर्दी के मौसम में पशुओं को अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए पशुपालक अपने पशुओं को संतुलित पशु आहार जहाँ तक उपलब्ध हो देना चाहिए। संतुलित पशु आहार बनाने के लिए अगर कोई पशुपालक 100 किलोग्राम संतुलित पशु आहार बनाना चाहता है तो वो उसके अंदर लगभग 40 किलो दाना, जिसमें गेहूं, जौ, मक्का का दाना ले सकता है। उसके अलावा 30 किलो खली के अंदर सरसों, बिनोला और मूंगफली की खली ले सकता है। इसके अलावा 27 किलो गेहूं की चोकर है उसको उपयोग में ले सकता है। उसके अलावा 2 किलो खनिज मिश्रण और 1 किलो है वो नमक को डाल के मिला के और उसे जो दाना मिश्रण के रूप में पशु को दे सकता है। गाय नस्ल के दुधारू पशुओं को प्रति 3 लीटर दूध पर 1 किलो दाना दिया जाता है, जबकि भैंस वर्गीय जो भी पशु हैं दुधारू पशु उनको 2 लीटर दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण दिया जाता है। इसके अलावा पशुओं को जो उनका शारीरिक रख रखाव है उसके लिए आवश्यक रूप से दाने की आवश्यकता होती है। जो एक्स्ट्रा दाना है वो पशु को, जैसे गाय है उसको 1 से 1.5 किलो दिया जाता है, जबकि भैंस को शारीरिक रख रखाव के लिए अतिरिक्त 2 किलो दाना मिश्रण है वो दिया जाता है। इसके अलावा जो भी दुधारू पशु 6 महीने से ज़्यादा का ज्ञाबिन है उसको 1 से 1.5 किलो अतिरिक्त दाना मिश्रण है उसकी बच्चे की वृद्धि के लिए दिया जाता है। विशेष रूप से हरे चारे का समावेश भी पशुपालकों को अपने पशुओं को आहार में करना चाहिए। हरे चारे के रूप में सर्दी के जो सीजन है उसमें पशु जो किसान भाई हैं उनके पास मुख्य रूप से बरसीम, रिजका और जई है वो उपलब्ध होती है,
कभी भी अकेला हरा चारा पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अकेला हरा चारा खिलाने से पशुओं में सर्दी के मौसम में आफरे की समस्या है वो रात में उस हरे चारे पे हल्की है। हल्की ओस रहती है। हाँ मैम जी उसके लिए तो हरे चारे को अगर सीधा पशुपालक खिलाएगा तो उससे आफरे की संभावना है वो ज़्यादा रहती है। इसलिए पशुपालक अगर अपने पशु है जब भी उसको हरा चारा दे उसके अंदर 2 से 3 किलो जो तूड़ी है उसका मिश्रण करे जी। और रात के समय भी जो पशु है उनको बाड़े में बांधने से पूर्व 2 या 3 किलो सूखा चारा अवश्य देना चाहिए, जिससे पशु है वो अपने शारीरिक तापमान है उसको बनाए रखने में वो सहायता करती है। तो जाना आपने किसान साथियों कि जिस प्रकार सर्दियां आते ही हम हमारा खान पान बदलते हैं, उसी प्रकार से हमें हमारे जो दुधारू पशु हैं उनका भी खान पान बदलना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का सर्दियों में कोई प्रभाव न पड़े। तो ये तो डॉक्टर साहब बात करी हमने, जैसे आवास की बात करी, हमने स्वास्थ्य की बात करी, हमने उनकी खान पान के बारे में बात करी। हम बात करें जल प्रबंधन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये हमारे किसान साथी जानना चाहते हैं। मैं किसान साथियों को बताना चाहूँगा कि किसान साथी है वो सर्दी के मौसम में रात का रखा हुआ पानी है वो पशुओं को ना पिलाएं, क्योंकि रात का जो तापमान है सर्दी के मौसम में वो बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से रखा हुआ पानी है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो पशु है उनको रुचि से नहीं पी पाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके किसान भाई अपने दुधारू पशुपालक एवं उनके छोटे बच्चे उनको या तो ताज़ा पानी पिलाएं या हो सके तो गुनगुना पानी पिलाएं, और पानी दिन में कम से कम 2 या 3 बार पशुओं को पिलाएं, जिससे कि उनके अंदर पानी की पूर्ति और उसके साथ साथ खनिज लवणों की पूर्ति हो सके। जी, अगर हम बात करें कि हमारी जो दुधारू पशु हैं उनके जो छोटे बछड़ा बछड़ी हैं उनकी सर्दियों में जो देखभाल की अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या विशेष इंतजाम होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या सावधानी हम उनके लिए बरतें? छोटे जो भी नवजात हैं बछड़े या बछड़ी, जैसे कोई पशुपालक साथी हैं उनका चाहे गाय हो या भैंस हो, उसके ब्याने के बाद उनका नवजात है तो नवजात का तुरंत उसके मुंह और नाक से श्लेष्मा का आवरण हटा देना चाहिए ताकि वो आसानी से सांस ले सके। इसके अलावा शरीर के ऊपर लगा हुआ श्लेष्मा का आवरण एवं द्रव्य उसको किसी सूखे कपड़े से साफ कर देना चाहिए, जिससे कि उसका शरीर गीला नहीं रहेगा तो उसको ठंड लगने की संभावना है वो कम रहेगी। उसके अलावा जो उसका खाने पीने का शेड्यूल है उसके अंदर मुख्य रूप से लगभग 3 से 4 दिन तक पशु का जो दुधारू पशु है उसका दूध है उसको अपन खीस बोलते हैं। खीस के अंदर विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडी होती है जो नवजात बछड़े या बछड़ी है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम आती है। तो मुख्य रूप से उनको खीस है वो पिलाना चाहिए। खीस किसी भी बछड़े या बछड़ी को उसके शारीरिक भार का 10% पिलाते हैं, जो लगभग 1 से 1.5 लीटर किसी बछड़े या बछड़ी के लिए वो डेली की उसकी रिक्वायरमेंट है। और किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी उसको खीस पिला रहे हो तो एक बार में ही खीस ना पिलाएं। एक बार में खीस पिलाने से कुछ बछड़े या बछड़ियों में दस्त के होने की संभावना रहती है, और दस्त की कंडीशन अगर ज़्यादा हो जाती है तो कुछ नवजात बछड़े और बछड़ियां हैं उनमें मृत्यु दर भी काफ़ी देखने को मिलती है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि खीस है वो दिन में 3-4 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाएं। एक साथ जो अधिक मात्रा में खीस है वो ना पिलाएं। उसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाए। जी डॉक्टर साहब, हम अगर बात करें अयन स्वास्थ्य के बारे में, हमारे दुधारू जो पशु हैं पशुपालक भाइयों के, उनकी अगर अयन स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में बात करें तो वो किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए? अयन स्वास्थ्य के बारे में मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि दुधारू पशुओं का अयन स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अगर अयन का स्वास्थ्य उन्होंने अच्छे ढंग से नहीं रखा तो थनैला रोग होने की संभावना अधिक रहती है। थनैला रोग के कारण दुधारू पशुओं में जो दूध का उत्पादन है वो घट जाता है। इस कारण से किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सभी किसान भाई अयन का स्वास्थ्य के रूप में मुख्य रूप से साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा दुग्ध दोहन से पूर्व किसान भाई अपने चाहे गाय या भैंस हो उसके अयन को सर्दी के मौसम में गुनगुने पानी से धोए। उसके बाद जैसे ही वो दुग्ध दोहन पूर्ण कर लेता है उसके तुरंत बाद भी उसका अयन और उसके थन हैं उनको गुनगुने पानी से धोए। इसके अलावा कोई भी वसायुक्त या दूसरी एंटीमाइक्रोबियल क्रीम जैसे कि पोविडोन का जो ऑइंटमेंट आता है वो जरूर लगाएं, क्योंकि सर्दी के मौसम में काफ़ी बार ये देखा गया है कि पशु हैं उनके जो थन हैं उनके अंदर दरारें बन जाती है या फट जाते हैं सर्दी के मौसम में, तो उसके कारण विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु हैं उनके संक्रमण होने का चांस है वो बढ़ जाता है, जिससे कि उनके अंदर थनैला रोग है वो आसानी से पनप जाता है और उसके कारण किसान भाइयों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। जी
डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें सर्दियों में पालक भाइयों की जो पशु हैं उनके टीकाकरण की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो पशु पालक हैं उनके मन में कुछ भ्रांतियां हैं कि टीकाकरण करवाएंगे तो हमारे जो पशु हैं वो बीमार हो जाएंगे, किसी प्रकार की हो सकता है कि मतलब बीमारी भी हो जाए, ऐसे कुछ भ्रांतियां उनके मन में बनी हुई हैं। तो वो जरा हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो भ्रांति दूर की जाए और टीकाकरण की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि टीकाकरण को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ पूरे बनी हुई है, किसान भाइयों के बीच बनी हुई है कि टीकाकरण करवाने से उनके पशु है उसका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, उनका पशु है वो आगे कंटिन्यू जो है प्रजनन की दर है उसमें नहीं रहती है, कम हो जाती ये मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रोधक टीकाकरण है वो पशु को जरूर करवाना चाहिए। अगर रोधक टीकाकरण पशु को नहीं करवाते हैं, किसी कारणवश वो रोग पशु में हो जाता है, तो उसके कारण हो सकता है कि उसका उपचार में पैसा लगे, उसका उत्पादन कम हो और कई दफ़ा पशु की मृत्यु भी हो जाती है। उसके कारण से पशुपालक है उसको आर्थिक रूप से ज़्यादा नुकसान होता है। टीकाकरण में कुछ जो केसेस हैं उनके अंदर हल्का बुखार या 1 या 2 दिन तक दुग्ध का उत्पादन कम हो सकता है। इसके अलावा दूसरी कोई भी जो भ्रांति है वो सत्य नहीं है। इसलिए हर पशुपालक को समय के अनुरूप टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। सर्दी के मौसम में विशेष रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर के अंदर खुरपका मुंह पका रोग के जो टीके हैं वो लगते हैं, जो भारत सरकार की पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण परियोजना है उसके तहत निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं। टीके लगवाने के लिए वो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय या पशु उप चिकित्सा केंद्र है उस पर संपर्क कर सकता है। और टीकाकरण छोटे बछड़े या बछड़ियाँ जिनकी उम्र 4 महीने से ज़्यादा है उनको टीकाकरण जो है खुरपका मुंह पका रोग का टीकाकरण करवाया जा सकता है। टीकाकरण करवाने के 1 महीने बाद उनको उनकी बूस्टर डोज लगती है। बाकी सभी पशुओं में हर 6 महीने से जो है टीकाकरण FMD के वैक्सीनेशन की डोज है वो लगती है। इसके अलावा पशुपालक साथी जो गलघोटू रोग है उसका टीकाकरण भी करवा सकता है। इसके अलावा जो बछड़ियां हैं जिनकी उम्र 6 से 8 महीने की हैं उनके अंदर ब्रूसेलोसिस जो कि एक जीवाणुजनक रोग है उसका टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। वो जीवन पर्यंत सिर्फ एक बार ही पशुपालक को अपनी बछड़ी का करवाना है। ब्रूसेलोसिस एक ऐसा रोग है जो पशुओं से इंसानों में भी फैल सकता है। इसलिए जितने भी किसान पशुपालक हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो अपने बछड़ियों का ब्रूसेला रोग के लिए टीकाकरण है अवश्य करवाएं। जी डॉक्टर साहब, कई हमारे पशुपालक भाई ये जानना चाहते हैं कि उनके जो पशु हैं उनकी कई पशुओं की जो दूध की उत्पादन की जो क्षमता है वो कम है। अगर हम दूध उत्पादन को बढ़ाना चाहें तो कौन कौन से सूक्ष्म तत्व हैं जिनके माध्यम से हम हमारे मतलब जो पशुपालक भाई हैं अपने पशुओं की दूध उत्पादन को बढ़ा सकते हैं? मैं पशुपालक साथियों को बताना चाहूँगा कि वो अपने दुधारू पशु का दुग्ध उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो उनको संतुलित पशु आहार दें। संतुलित पशु आहार उनके जितना दुग्ध का उत्पादन है उसके अनुपात में पूर्ण देवें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि गाय के अंदर प्रति जो 3 किलो दूध है उस पर 1 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए, जबकि जो भैंस है उसके 2 किलो दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए। उसके अलावा जो खनिज लवण हैं वो 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन पशु को देना चाहिए। मुख्य रूप से जो दूध है उसके अंदर कैल्शियम जो खनिज लवण है वो निकलता है, तो कैल्शियम जो खनिज लवण है उसकी कमी पशुओं में काफ़ी देखी जाती है। तो विभिन्न प्रकार के दूसरे अन्य खनिज लवण हैं उनकी कमी से बचाने के लिए अधिक दूध देने वाले पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। जी, जिस प्रकार से अगर हम बाकी मौसम में देखें तो सुबह शाम जो बछड़ी की जो व्यवस्था होती है कि वो माँ का दूध पीते हैं, क्या सर्दियों में उनकी जो मात्रा होती है वो अधिक होती है या फिर 2 बार ही जो सुबह शाम का मतलब कोई विशेष रखरखाव की व्यवस्था करनी पड़ती है? सर्दियों के अंदर हो सके तो जितने भी छोटे बछड़े या बछड़ी हैं उनको जैसे ही धूप निकले, धूप के मौसम में उनको 2 या 3 घंटे के लिए आप खुला रख सकते हो, जिससे उछल कदमी करेंगे तो उनकी पेशियां काम करेगी, उससे उसके शरीर का तापमान है वो अच्छे से बना रहेगा। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में जो दूध है उसकी मात्रा है उसको छोटे छोटे अंतराल में देना ज़्यादा सही रहेगा, जिससे कि पूरे दिन उसके अंदर ऊर्जा का स्तर है वो बना रहे तथा ऊर्जा के स्तर के द्वारा वो अपने शरीर का तापमान है उसको बनाए रख सके। जी, वो अपनी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी ऊर्जा शक्ति को बनाए रखता है।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम हमारे यहाँ पे पशुपालक भाइयों को जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से क्या संदेश है, आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि वो अपने जो पशु हैं उनका सर्दियों में किस प्रकार से रखरखाव रख सके, एक संदेश हम जानना चाहिए। मैं सभी पशुपालक साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपनी पशुशाला के जितने भी दरवाजे या खिड़कियाँ हैं उनको तिरपाल से अच्छी तरह से ढके, लेकिन उनके रोशनदान हैं उनको पूर्ण रूप से ना ढके, ताकि उसके अंदर हवा का संचार है वो हो सके। इसके अलावा पशुओं को सूर्यास्त से पहले और सूर्य उदय के बाद, धूप निकलने के बाद ही पशुशाला से बाहर निकालें, और जितने भी छोटे बछड़े या बछड़ी हैं उनको जूट की बोरी या पुराने कंबल है उनसे ढक के रखें, उनको डोरी से बांध दें ताकि वो खिसके ना, जिससे कि उनका शारीरिक तापमान है वो बना रहे, जिसके द्वारा पशु का उत्तम स्वास्थ्य होगा। तो किसान को सबसे अधिक फायदा ये होगा कि उनका पशु है वो अच्छा दूध देगा। जी किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि कृषि दर्शन की ये पहल रहती है कि वो आपको समय समय पर हर उन जानकारियों से अवगत कराए जो कि आपके लिए और पशुओं के लिए बेहद लाभदायी हो और महत्वपूर्ण हो। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डुंगरी, जयपुर। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और उम्मीद करते हैं कि एक नए विषय के साथ में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।